आदाब नाजरीन, इनकलाब की इस महफिल में आपका खैर मकदम है। ये सेहतनामा की दूसरी किस्त है जो आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। जान है तो जहान है और ज़िंदगी हज़ार नेमत है, इन हकीकतों से कौन वाकिफ़ नहीं। इसके बावजूद ये भी एक हकीकत है कि हम अपनी सेहत की जानिब वैसी तवज्जो नहीं दे पाते जैसी दी जानी चाहिए थी। जैसा कि मैंने पिछली किस्त में आपसे गुफ्तगू के दौरान कहा था कि कोरोना की इस वबा ने हमें इस तरफ मुतवज्जो ज़रूर किया है, लेकिन इसके बावजूद दीगर मसाइल और हमारी दीगर मसरूफियात उस पर हावी हो जाती हैं। लेकिन दानिशमंदी का तकाज़ा यही है कि हम अपनी सेहत की जानिब तवज्जो दें, और इसी मकसद से सेहतनामा की ये दूसरी किस्त आपके सामने पेश है और आइंदा भी हम इस ताल्लुक़ से आपके साथ हम कलाम होते रहेंगे। गुज़िश्ता किस्त में हमारे मेहमान थे मारूफ हकीम मौलाना महमूद दरियाबादी साहब, जिनसे हमने यूनानी तिब के ताल्लुक़ से और इससे जुड़े हुए दीगर उमूर के ताल्लुक़ से तफसीली गुफ्तगू की। आज हमारे दरमियान हैं डॉक्टर मोहम्मद नजीबुद्दीन साहब। डॉक्टर मोहम्मद नजीबुद्दीन साहब एक ऐसी कंपनी के सरबराह हैं जो तिब्बी ज़रूरियात से मुतालिक अशिया बनाती है। आपकी कंपनी भारत फार्मेसी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और इसी तरह उसके प्रोडक्ट्स भारत हनी और नुस्खे अरबिया मोहताज तारुफ नहीं है। शायद ही कोई शख्स हो जो शहद की अफादियत से वाकिफ़ ना हो। तिब्ब नबी में शहद को जो अव्वलियत हासिल है वो हर दौर के लोग उसके मोतरिफ़ हैं। आज हम इसी मौजू पर कदर तफसील से गुफ्तगू करेंगे। हमारे दरमियान जो हमारे मेहमान हैं डॉक्टर नजीबुद्दीन साहब, वो शहद की गोनागूं खुसूसियात से में महारत रखते हैं, उसकी अफादियत, उसके असली और कम असली होने की परख और उसके दीगर मामलात से काफ़ी कुछ उनकी वाक़फ़ियत है। हम चाहेंगे कि उनके तजुर्बात और उनकी मालूमात से न खुद इस्तिफ़ादा हासिल करें बल्कि अपने नाज़रीन को भी उससे मुस्तफ़ीज़ कराएँ। तो आइए हम कलाम होते हैं डॉक्टर नजीमुद्दीन साहब से। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नजीबुद्दीन है। मैं भारत यूनानी फार्मेसी का प्रोपराइटर हूँ। हमारा जो मेन काम है वो असली शहद में है। क़रीबन 3 दहों से ज़्यादा हम असली शहद के कारोबार से जुड़े हुए हैं। तो असली शहद के बारे में सबसे पहले तो मेरे जहन में जो बात आती है वो यही है कि कुरान पाक में ये वाहिद ऐसी ग़िज़ा है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फ़रमाया कि ये इंसानों के लिए शिफ़ा है। तो इसी के इंस्पिरेशन से हम लोग शहद के असलियत के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किए हैं। मतलब क्योंकि शहद एक ऐसी ग़िज़ा है जिसमें बहुत ज़्यादा मिलावट की गुंजाइश है, तो हमारा ज़्यादा काम यही रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा असली शहद की तलाश करें और मुख्तलिफ़ इलाक़ों से असली शहद लाके उसे पैक करके अवाम तक पहुँचाएँ। चूँकि आप शहद पर काम कर रहे हैं काफ़ी अरसे से और आपकी महारत है इस पर, तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे नाज़रीन को साइंसी नुक्ते नज़र से बताएं कि शहद में क्या क्या है और शहद के इस्तेमाल से इंसानी जिस्म पर क्या असरात, मुस्बत असरात मुरतब होते हैं। शहद की इफ़ादियत के बारे में तो जैसे मैं बताया कि कुरान पाक में है। इसके अलावा वेट लॉस में बहुत काम आता है। उसके अलावा आप पुराने यूनानी के जितने भी नुस्खे देखेंगे उसमें शहद की शामिलियत ज़रूरी है, क्योंकि शहद जिस चीज़ में भी मिलेगा उसकी इफ़ादियत बढ़ा देगा। मतलब जैसे सिनर्जेटिक इफ़ेक्ट होता है, मतलब कोई एक हर्ब का जो इफ़ेक्ट होगा अगर शहद में मिला देंगे तो उसका इफ़ेक्ट दोबाला हो जाएगा। इंसान के जितने भी ऑर्गन्स रहते हैं उस सारे ऑर्गन्स के लिए शहद फ़ायदेमंद है। लेकिन एक आम कन्फ्यूज़न है, ये रहता है कि शहद को इस्तेमाल कैसे किया जाए। शहद को सादा पानी में मिला करके पीना, गर्म पानी में घोल करके पीना, रोटी में लगा करके खाना, यूं ही चाट जाना, ये आम इस्तेमालात हैं जो किए जाते हैं। लेकिन मुझे आप बताइए कि वो कौन सा बेहतर तरीक़ा है जिसके ज़रिए से शहद को इस्तेमाल किया जाए और वो ज़्यादा अफादियत पहुँचाए इंसानी जिस्म को। पानी में डालकर पीना वो भी इफ़ादियत है, रोटी पे लगा के भी खा सकते हैं। मतलब जितने भी तरीक़े से आप शहद इस्तेमाल करो वो फ़ायदेमंद ही हैं। जैसा हर्ब्स में यूज़ करते हैं वो हर्ब्स मतलब उसमें भी फ़ायदेमंद है। मतलब जिस तरीके से आप शहद इस्तेमाल करो फ़ायदेमंद है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर तरीक़ा है वो नहार पेट आप शहद और नींबू के साथ इस्तेमाल करें। इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा तो जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल, चर्बी वगैरह है उसमें और निज़ाम हाज़िमा, ये 3 चीज़ों में फ़ायदेमंद है। एक आम मसला जो है वो असली और कम असली शहद का होता है। शहद के मुख्तलिफ़ मसनूआत जो है वो मुख्तलिफ़ ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं। कुछ लोग गाँव से आते वक्त शहद ले आते हैं, गली मोहल्लों में भी लोग आवाज़ लगाते हुए शहद बेचते हुए मिल जाते हैं। तो अब इसमें से कौन सा शहद असली है ये एक बड़ा मसला होता है। अलग अलग लोग अलग अलग कसौटियाँ बताते हैं शहद के परख की। तो एक आम आदमी को अगर शहद लेना है और उससे पहले उसको परखना है कि ये शहद कितना असली है, तो वो कैसे परखे? अगर असली और नकली शहद की अगर पहचान इतनी आसान होती कि पानी में डालकर देख सकते या कागज़ पे डालकर देख सकते, तो ये जो इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा नकली शहद है वो नहीं चल रहा होता। हर कोई लेता, अपना पानी में डाल के देख लेता, ख़त्म, खिस्सा। तो इतना आसान नहीं है नकली शहद को पहचानना।
नकली शहद को पहचानने के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि किन किस्म के नकली शहद मार्केट में है। मोलासिस, इन्वर्ट शुगर, हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप और राइस सिरप, ये 4 किस्म के नकली शहद आज की तारीख में मार्केट में है। जैसा पहले लोग बोलते थे कि गुड़ की मिलावट हो गई, एक्चुअली वो बिल्कुल आउटडेटेड चीज़ है कि गुड़ आजकल कोई नहीं मिला रहा। आजकल ये जो एडवांस सिरप्स है ये मिलाए जा रहे हैं, और ये एडवांस सिरप में ख़ास बात ये है कि इनका फिज़िकल नेचर शहद के जैसा ही होता है, ये शहद से भी थोड़े गाढ़े ही होते हैं। तो अक्सर लोग समझते हैं कि पानी में डाल के उस जो भी सिरप्स आ रहे हैं वो समझते हैं कि असली है, लेकिन असली और नकली शहद को पहचानना इतना आसान नहीं है। उसके लिए लेबॉरेटरी में जाना आपके लिए ज़रूरी है। लेबॉरेटरी के कई पैरामीटर्स ऐसे हैं कि उसको भी बाईपास कर चुके हैं ये जो भी नकली शहद है। जो भी राइस सिरप है वो सारे FSA के पैरामीटर्स पास कर जाता है। 2020 नवंबर में CSE सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट वो लोगों ने सारे जो भी इंडिया में शहद हैं वो सारे ले जाके FSA पैरामीटर्स पर टेस्ट किए, तो सारे पास हो गए। लेकिन जब उसी को जो इंटरटेक जर्मन लैब में जहाँ पर अल्टीमेट हनी का टेस्ट होता है, जहाँ पे जिसके बेसिस पे हनी एक्सपोर्ट होता है, वहाँ पर जब उसे उन लेबॉरेटरी में टेस्ट किया गया तो कई बड़े बड़े ब्रांड्स फेल हो गए। इसका काफ़ी बड़ा इशू हुआ था, जो डाउन टू अर्थ सोसाइटी ने उसके बारे में सारा लिखा है। तो यही था कि जो चाइना में एक ऑल पास सिरप करके बाज़ाब्ता उसकी एडवर्टाइजमेंट की जा रही थी वहाँ के पोर्टल्स पे कि वो सिरप FSSAI पैरामीटर में पास हो जाता है, वो यहाँ ला रहे थे और FSSAI पैरामीटर में पास होने के बाद वो लोग पैक कर दे रहे थे। तो कहाँ आप सोच रहे थे कि पानी में डालकर पता कर सकते, पानी में डाल के तो पता कर ही नहीं सकते। एक्चुअली ये इतना बड़ा मिथ है पानी में डाल के पता करने का। पानी में डाल के शहद की असली और नकली जांच एक्चुअली ये एक मिसलीडिंग चीज़ है। बेसिकली ये बोथ फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट देती है। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब ये है कि नकली शहद हो असली बता दे, फॉल्स नेगेटिव का मतलब ये है कि असली चीज़ हो और नकली बता दे। जब बी कीपर्स होंगे या वाइल्ड हनी होने दो, अगर मैं पीछे जाऊं उसका शहद निकालने का मक्खी का तरीक़ा, शहद बनता है फूलों के रस से। जब शहद की मक्खी फूलों के रस चूसती है, वापस लाके अपने छत्ते में उसमें कुछ अपने पेट में केमिकल जो भी रिगर्जिटेशन करती है, फिर उसके बाद उसको डिपॉजिट करके उसका मॉइस्चर रिड्यूस करती है। तो जो फूलों का रस होता है उसका मॉइस्चर लेवल होता है अराउंड 60 to 70%, लेकिन जो शहद का मॉइस्चर लेवल होता है वो है 18 to 20%, बाज़ वक्त 22% होता है। तो ये जो मॉइस्चर रिडक्शन का मेथड है मक्खी का खुद का, वो नेक्टर लाएगी, अपने छत्ते में जमा करेगी, फिर उसके बाद जो आप बजिंग साउंड देखते हैं उससे उसको ड्राई करेगी, इतना ड्राई कर देगी कि वो 18% मॉइस्चर का हो जाए, फिर उसको वैक्स से सील कर देती है। तो ये तरीक़ा होता है शहद बनने का। तो इससे मैं बोलूँगा कि वो जब लाएगी तो अगर उसका 20 to 25% मॉइस्चर होगा तो शहद बिल्कुल पतला होगा असली। अगर उस स्टेज पे शहद को निकाल लिया जाए और आपका वाटर टेस्ट किया जाए तो वो नकली बता देगा, फिर मतलब वो जल्दी खुल जाएगा। बेसिकली पानी में डालने का जो टेस्ट है वो सिर्फ उसके डेंसिटी के ऊपर डिपेंड है। अगर हाई डेंसिटी कोई भी लिक्विड हो वो सीधे नीचे जाएगा, बैठ जाएगा। ये बहुत बड़ा मिथ है कि लोग जब भी असली शहद की पहचानने की बारी आती है तो एक गिलास पानी लिया और डाल के देख लिया, बोले कि असली है बस। ये कपड़े पे बहा के देखना, नोट वेट हो रही ने वो देखना, और जितने भी ये डेंसिटी वाले फिज़िकल नेचर वाले टेस्ट है ये एक्चुअली मिसलीडिंग टेस्ट है। इससे तो मतलब शहद की असलियत नहीं पहचानी जा सकती। नजीमुद्दीन साहब, एक आम तासुर ये है कि अगर शहद जम जाए तो वो शहद नकली है, तो इसकी क्या हकीकत है? क्या असली शहद भी जम सकता है? चलिए मैं ये बोलता हूँ कि जितने भी आप दुनिया में कोई भी ब्रांड का हनी उठा लीजिए, उस पर एक सेंटेंस ज़रूर होगा, डू नॉट रेफ्रिजरेट हनी, हनी टेंड्स टू क्रिस्टलाइज टू लिक्विफाई, कीप इन वार्म वाटर और सनलाइट। मतलब शहद में जमने की खुसूसियत होती है, शहद जम सकता है, ये शहद के हर लेवल पर होता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी ब्रांड, एनी कंट्री। आप कोई भी आप अब जाके गौर करके देखिए, जो भी हनी उठाइए उस पर लिखा होता है हनी टेंड्स टू क्रिस्टलाइज। का मतलब क्या है? शहद में क्रिस्टलाइज होने की टेंडेंसी है। लेकिन एक अजीब बात है कि इवन कितना भी एजुकेटेड लोग हों, वो अगर जम गए तो बोलते हैं कि ये तो नकली है, तो शक्कर जैसा जम गया ये। तो ये एक ऐसी गलतफहमी है, ये मैं तो सिंगल आउट करूँगा इस गलतफहमी को। ये गलतफहमी की वजह से कोई बड़ा ब्रांड रॉ नेचुरल हनी देना नहीं चाह रहा।
क्योंकि अगर वो दे दिया, क्योंकि उतने बड़े पैमाने पे सेग्रीगेशन बहुत मुश्किल होता है। अब हम सेग्रीगेट करते हैं, मतलब इस इलाके का शहद कम जमता है इसको अलग रखो, जो ज़्यादा जमता है उसको अलग रखो, जो जम गया उसको मतलब दूसरे कोई हनी प्रोडक्ट में मिला दो। ये फैसिलिटी बड़े ब्रांड्स में नहीं होती। तो वो लोग जब लार्ज स्केल पे उसको प्रोक्योर करेंगे, वो लोग को भी ख्वाहिश होंगी कि असली शहद ही बेचें, लेकिन प्रोक्योर करेंगे फिर सारा उसको बॉटलिंग करेंगे, मार्केट में रख देंगे, जम गया तो सब लोग बोलेंगे कि ये तो नकली शहद है। तो ये एक ऐसी गलतफहमी है जो असली शहद को बाज़ार में आने से रोक रही है। इसमें नकली शहद बिकने का कसूर सिर्फ आप ब्रांड्स पे नहीं दे सकते, आप नकली शहद बिकने का कसूर अवाम पे भी है। पहले वो मालूम करें कि भाई जो जम रहा वो तो ज़्यादा चांसेस है कि वो असली हो, जो नहीं जम रहा उस पर आप डाउट कर सकते हैं कि पता नहीं कुछ ऐसा सिरप मिला दिया कि जम भी नहीं रहा। शहद का जमना नहीं जमना बेसिकली शहद नेक्टर सोर्स पे डिपेंड है। अगर शहद नहीं जमेगा तो डाउट कर सकते हो आप, अगर जमेगा तो ज़्यादा चांसेस है कि वो असली है। जो मिलावट होती है शहद में जी, तो उस जैसे आपने बताया कई चीज़ें, चावल का राइस सिरप वगैरह, तो उससे क्या नुकसानात हो सकते हैं उसके इस्तेमाल से? अडल्ट्रेशन तो अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसा वाइट शुगर, अगर आप वाइट शुगर और शहद को कंपेयर करें तो वाइट शुगर में इतनी ज़्यादा हार्मफुल है, एक डीनेचर्ड स्वीट है जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो उस शुगर से जब आप हनी की शक्ल में लाने के लिए और उसमें केमिकल्स मिलाएंगे और उसकी प्रोसेसिंग करेंगे तो शक्कर से भी ज़्यादा डबल हार्मफुल हो जाएगा वो। तो उससे डायबिटीज़ का ख़तरा है, उससे हार्ट प्रॉब्लम्स का ख़तरा है, उससे थायराइड और किडनी, ये सब को मतलब नुकसानदा चीज़ है ये। अच्छा, हमने सुना है कि अलग अलग इलाक़ों में अलग अलग मौसम में जो शहद हासिल होता है उसके फ़वाइद अलग अलग होते हैं, उसकी हैयत, उसका रंग और जो आपने कहा डेंसिटी अलग अलग होती है। इसके बारे में ज़रा तफसील से बताएं। मिसाल के तौर पे कहते हैं कि भाई ये जामुन का शहद है, ये लीची का शहद है। आपने बाज़ार में जो कमर्शियल ब्रांड्स होते हैं उसमें देखा होगा कि शहद सिर्फ एक ही तरह का होता है। एक्चुअली वैसा नहीं होता। हर इलाके का शहद वहाँ के नेक्टर सोर्स के हिसाब से उसका कलर अलग होगा, उसका टेस्ट अलग होगा, उसका एरोमा अलग होगा, डेंसिटी भी थोड़ी अलग होगी। तो हर इलाके का शहद अलग अलग होता है। हमारे भारत हनी की खुसूसियत यही है कि हम अलग अलग इलाक़ों से शहद लाके अलग अलग पैक करते हैं। ये चीज़ आपको कमर्शियल शहद में नहीं मिल सकती, क्योंकि अगर कोई अडल्ट्रेशन करेगा तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं ला सकता हो। जो आप बोले, जैसा हमारे पास जामुन का शहद है, लीची का शहद है, तो अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जामुन का शहद, लीची का शहद, मतलब इसमें क्या कुछ फ्लेवर मिलाया हुआ है, क्यों आप इसको ऐसा नाम दे रहे हैं। तो बेसिकली ये हम अब से नहीं तकरीबन 10-15 साल से कर रहे हैं ये वैरायटी का काम। लेकिन अभी FSSAI पैरामीटर्स में 2018 में ये डिक्लेयर किया गया कि अगर 45% नेक्टर सोर्स एक फ्लावर का है तब उसको आप नाम दे सकते हैं, यू कैन एट्रीब्यूट दैट नेम टू दैट हनी। जैसा लीची का अगर 45% नेक्टर सोर्स लीची है तब उसको आप लीची हनी का नाम दे सकते हैं। तो उस हिसाब से उसका कलर होगा, उसका टेस्ट होगा, उसका एरोमा होगा, उसकी खुसूसियत उसी तरीके से होगी। इसका कंफर्मेशन माइक्रोस्कोपिक पोलन एनालिसिस से होता है। मतलब जब उसको आप स्लाइड पे देखेंगे, माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो 50% से ज़्यादा उसी फूल के बी पोलन नज़र आएंगे आपको। तो उस हिसाब से जैसा जामुन हनी है, क्योंकि जामुन फ़ायदेमंद है शुगर पेशेंट्स में, तो हम रेकमेंड करते हैं कि अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो वो जामुन हनी इस्तेमाल करें। उसका टेस्ट बिल्कुल यूनिक होता है, उसका बिल्कुल कड़वाहट होती है उस शहद में, तो वो शुगर पेशेंट के लिए फ़ायदेमंद होगा। मतलब ये कि अलग अलग अगर मेरे सामने दो शहद आए और उनके टेस्ट अलग हो तो मुमकिन है ये, ऐसा नहीं कि एक शहद नकली और एक शहद असली है। अलग ही होते हैं। अगर सारे शहद सेम है तब भी आप डाउट कर सकते हैं ये हो सकता है कोई फैक्ट्री प्रोडक्ट हो। अगर शहद अगर दो इलाके का होगा तो अलग अलग ही होगा, क्योंकि वहाँ के जब फूल अलग होंगे, वहाँ का नेक्टर अलग होगा, तो उसी हिसाब से उसका शहद में भी उसकी खुसूसियत आएगी। आप एक मामूली एक आम देखते हैं तो कितने वैरायटीज़ है इसमें, है तो आम ही लेकिन इतने वैरायटीज़ है, उसका टेस्ट अलग होगा, उसका हैयत अलग होगी, सब अलग होगा। उसी तरीके से शहद में है, हर इलाके के शहद में बिल्कुल टेस्ट अलग होगा, कलर अलग होगा, उसकी एरोमा भी अलग होगा। तो अब आते हैं उस तरफ के शहद की पैदावार के ताल्लुक से। एक तो फितरी अमल है जो शहद मक्खी जो है अपना छत्ता बनाती है वो, लेकिन अब एक बी फार्मिंग का जो आपने तज़किरा किया तो ये कैसे होता है, और मुझे ये बताएं कि बी फार्मिंग के ज़रिए से हासिल किया हुआ शहद और एक नेचुरल छत्ते से हासिल किए हुए शहद में क्या फ़र्क होता है? क्या वो नेचुरल छत्ते से हासिल किया हुआ शहद ज़्यादा अफादियत रखता है और बी फार्मिंग से हासिल किया हुआ शहद जो है वो
कम अफादियत रखता है। और बी फार्मिंग का तरीका क्या है वही बताइएगा मुझे। बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि कई लोगों का इसी तरीके से सवाल आता है कि जो वाइल्ड हनी है वही असली है, ये तो फार्मिंग हनी है, मतलब ये तो आर्टिफिशियल तौर पे पैदा किया हुआ शहद है, ये तो कुछ इफादियत का नहीं है। ऐसे लोगों को मतलब बता दूं कि एक्चुअली जो अब नया तरीका है बी कीपिंग का, ये मोर हाइजीनिक तरीका है। वाइल्ड बीज का जब हनी का प्रोक्योरमेंट करते हैं तो हम क्या करते हैं, छत्ते को सारा काट लेते हैं और उसे स्क्वीज़ करते हैं। मतलब हमने उसका पहले घर तोड़ दिया, फिर उसके बाद एक कपड़े में डाल के स्क्वीज़ कर दिया, मतलब उसका घर तो ख़त्म है। अब नेक्स्ट टाइम अगर उन्हीं हनी बीज को शहद बनाना होगा तो पहले उनको घर तामीर करना होगा, फिर उसके बाद अपनी फैमिली बढ़ानी होगी, फिर शहद जमा करना होगा। ये जो नया तरीक़ा है एपियरी का, मतलब बी कीपिंग का, उसमें क्या होता है कि जब शहद निकालने की बारी आती है तो सिर्फ जो प्लेट्स होती हैं उन्हें एक्सट्रैक्टर में रख के घुमाया जाता है, तो सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से सिर्फ शहद आ जाता है, साफ़ सुथरा शहद आ जाता है। फिर उसी प्लेट को वापस बी बॉक्स में रख दिया जाता है, फिर शहद की मक्खी वापस लाके उसमें शहद जमा करना शुरू कर देती है। तो एक तरफ वाइल्ड हनी में हम उसका छत्ता बर्बाद कर दे रहे हैं सीज़न में, उसको मतलब इस तरीके से उसके शहद की मक्खियाँ कम हो रही हैं, जबकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे सिर्फ शहद निकाल ले रहे हैं, उसको छत्ते को वापस रख दे रहे हैं ताकि फिर से उसमें शहद जमा हो सके। तो ईयर ऑन ईयर, मतलब आज से अगर 20 साल पहले देखें और अब देखें, पहले वाइल्ड हनी बहुत ज़्यादा होता था, क्योंकि इस तरीके के जो एक्सट्रैक्शन मेथड है गलत तरीके के, तो वो वाइल्ड हनी का प्रोडक्शन कम हो रहा है और एपियरी हनी का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, क्योंकि ये मक्खियों को हार्म नहीं करते। इसमें जिस तरीके से मक्खियों को हार्म कर देते, उनका घर तोड़ देते, इसमें वो बात नहीं होती। इसमें सिर्फ हनी निकालते हैं तो उससे ये होता है कि उनकी फैमिली बढ़ती जाती है। जब एक बॉक्स की जगह फिर 2 बॉक्स हो गए, तो इस तरीके से आज की तारीख में 75% से ज़्यादा हनी तो हमको एपियरी हनी से ही आ रहा। और एक बात आपको बता दूं कि अगर समझिए शहद की मक्खी 1.5 किलोमीटर दायरे में अपना शहद जमा करती है, अगर जंगल का हम एक 1.5 किलोमीटर का दायरा देखें तो वहाँ पे आपको सिर्फ एक समझिए 10-20 छत्ते दिख जाएंगे, उससे ज़्यादा वाइल्ड बीज के नहीं दिखेंगे। वहीं पर 200 बी बॉक्सेस सर्वाइव कर सकते हैं। तो अगर उससे कंपेयर करेंगे तो उसी एरिया से आप 20 गुना 40 गुना ज़्यादा शहद निकाल पाएंगे अगर इस तरीके से आप शहद निकालेंगे तो। और एक लोगों को यही कन्फ्यूजन है जो मैं पहले बात कर रहा था कि लोग समझते हैं कि एक जगह पे ही बॉक्सेस को रख के आप शहद निकाल रहे हैं, तो ये गलत है। एक्चुअली बी कीपिंग एक माइग्रेटरी प्रोफेशन है, मतलब जब एक जंगल में रखेंगे, वहाँ के जब फूल रहेंगे तो शहद जमा करेंगे, वहाँ से शहद निकालेंगे, फिर वहाँ से गाड़ियों में भर के ये दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं जहाँ पे फूल फ्लावरिंग सीज़न हो, फिर वहाँ पे आप शहद निकालेंगे। इस तरीके से एक बी कीपर 4 से 5 जगह माइग्रेट करता है साल भर में उस सीज़न, फ्लावरिंग सीज़न को पाने के लिए, ताकि वहाँ से वो शहद निकाल सके। अच्छा, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा शहद कहाँ से मिलता है? जो एपियरी हनी है, इसकी जो इटालियन भी एपिस मेलिफेरा है, वो ज़्यादा नॉर्थन स्टेट में बहुत अच्छा काम करती है, और वहाँ पे जो फॉरेस्ट एरियाज़ का डिस्ट्रीब्यूशन है और क्योंकि लैंग्वेज बैरियर भी नहीं है, उस वजह से वहाँ पे इतना अच्छा पैटर्न बन गया है माइग्रेशन के लिए। तो ज़्यादा जो प्रोडक्शन है हनी का नॉर्थ में ही है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, पंजाब, जम्मू और इधर आ जाएं बिहार, इस साइड में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है। जिस तरह से जी गाय में दूध बढ़ाने के लिए इंजेक्शन का इस्तेमाल होता है, इस तरह के अब हर चीज़ में तो एडल्ट्रेशन का मामला आ गया। तो ये जो एपियरी हनी आप निकालते हैं या जो भी निकालता है, तो क्या उन हनी बीज को भी कुछ ऐसी फीड किया जाता है कि उनसे ज़्यादा हनी निकले? जो हनी बी है वो तो हनी नहीं बनाती, वो तो फूल की बात है। फूल से जब नेक्टर लेगी तो ही आएगी वो। सिर्फ उसको अगर सेहतमंद रखेंगे, मतलब जैसा बीज बॉक्स है उसको साफ़ सुथरा रखेंगे, उसको हाइजीन अच्छे से मेंटेन करेंगे, तो उसकी वो सेहतमंद होंगे और ज़्यादा हनी मतलब नेक्टर लेके आएंगे। जब 4 से 5 बार माइग्रेट करते हैं तो एक 2 to 3 मंथ्स का ऐसा पीरियड होता है जिसमें उनको किसी किस्म का नेक्टर अवेलेबल नहीं रहता। उस टाइम पे जो बी कीपर्स क्या करते हैं, शुगर फीडिंग करते हैं। अक्सर लोगों को यही डाउट होता है कि वो लोग शुगर फीडिंग करते हैं और शहद निकालते हैं, मतलब ये तो शक्कर ही हो गई, शहद नहीं है। अगर ऑफ सीज़न में शुगर फीडिंग कर रहे हैं तो एक हद तक अलाउड है, मतलब एथिकल है, अनएथिकल नहीं है। लेकिन सीज़न में जब फ्लावर में नेक्टर हो तब अगर फीडिंग करें तो वह अनएथिकल हो जाता है। न सिर्फ अनएथिकल होता है, लेकिन जो उसका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा, मतलब फाइनल हनी होगा, जब उसको लेबॉरेटरी में टेस्ट करेंगे तो C4 शुगर, कार्बन आइसोटोप एक टेस्ट होता है जिसमें ओरिजिन ऑफ स्वीटनेस पता कर सकते हैं आप।
अगर ओरिजिन ऑफ स्वीटनेस केन शुगर है तब आपको बता देगी, ओरिजिन ऑफ शुगर अगर कॉर्न सिरप है तब भी बता देगी। तो अगर इस तरीके का फीडिंग वाला शहद है तो उसको C4 टेस्ट में आसानी से पता चल जाता है कि इसमें शक्कर पिलाकर शहद निकाला गया है या नेक्टर वाला शहद है। तो एक तो सवाल ये कि शहद की मक्खी जो शहद जमा करती है वो क्या हम इंसानों के लिए जमा करती है, उसका मकसद क्या है, और क्या ये सही है कि वो सब चूस जाती हैं? शहद की मक्खी जो शहद जमा करती है एक्चुअली वो उसका स्टोर है ऑफ सीज़न के लिए। जब फूलों में रस नहीं होगा हाँ, तो जब फूलों में रस नहीं होगा, जब उसे कुछ अवेलेबल नहीं होगा तो वो उसी पे वो सर्वाइव होती है। अक्सर वाइल्ड बीज ऐसी जगह छत्ते बनाते हैं जहाँ इंसान के लिए इनएक्सेसिबल हो। आप अगर गौर करेंगे तो बिल्कुल इनएक्सेसिबल, मतलब जहाँ पे कोई ना पहुँच सके बनाते हैं। लेकिन अगर उनको शुबा हुआ कि रॉबिंग हो रही है, मतलब कोई आके हमारा छत्ता तोड़ने वाले, हाँ, तो कोशिश वो करते हैं कि जितना शहद पी सके वो पी के उड़ जाएं। तो वो पी के फिर वो कहीं और जाके निकाल लेंगे उसको, पी के फिर अब दूसरा घर बनाएंगे, फिर मतलब वही स्ट्रगल उनका शुरू होगा फिर उसके बाद। मुझे बताइए कि आपका के प्रोडक्ट में ऐसी क्या बात है कि उसके लिए आप ये समझते हैं कि वो इम्तियाजी खुसूसियात कहाँ मिले? हमारा एक सिंपल तरीक़ा है कि हम शहद को सिर्फ सोर्स से लाते हैं, बस सबसे बड़ी हमारी स्ट्रेंथ यही है। ऑलमोस्ट 35 ईयर्स से इस फील्ड में है। हमें हर इलाके में जहाँ जहाँ पे भी शहद होता है हम वहाँ चले आते हैं। जैसा अगर मैं बताऊंगा, ये कश्मीर शहद है, तो कश्मीर शहद का जो इसका भी जो फ्लोरल सोर्स है एकेशिया है, मतलब एकेशिया फूलों का शहद वहाँ ज़्यादा होता है। अच्छा, और एक बात ये भी बता दूंगे, हर फूल में उतना नेक्टर नहीं होता कि ताकि मक्खी शहद बना सके। यूँ तो शहद की मक्खी हर फूल पर विजिट करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ से इतना नेक्टर चूस ले कि वो आके यहाँ शहद बना सके। उसका मेन काम तो पॉलिनेशन है। शहद की मक्खी एक्चुअली पॉलिनेटर है, अपने जितने भी तकरीबन 60 to 70% ऑफ क्रॉप्स जो है उसकी पॉलिनेशन करती है। तो पॉलिनेशन ज़्यादा करती है और चुनिंदा फूलों से ही जिसमें नेक्टर बहुत ज़्यादा होता है वहाँ से वर्ष चूस के शहद बनाती है। तो मैं ये बोल रहा था कि जो कश्मीर का हनी है, तो हम इस मई के मिड सीज़न में वहाँ पे फ्लावरिंग सीज़न होता है एकेशिया का, तो वहाँ सारे बी बॉक्सेस बी कीपर्स जमा हो जाते हैं। तो उस टाइम पे हम वहाँ होते हैं, उनकी बी कीपिंग प्रैक्टिस देखते हैं और वहीं से शहद जब ख़रीद के ला लेते हैं। ये है सोर्स का मतलब। जैसा लीची है, लीची के बाग में जब फ्लावरिंग सीज़न होगा, बी बॉक्सेस रखेंगे तो हम वहाँ होते हैं। और क्या बनाती है आपकी कंपनी इसके अलावा? बेसिकली हम वैराइटीज़ ऑफ हनी पे मेन हमारा कंसंट्रेशन है। दूसरा हमारा एक पॉपुलर प्रोडक्ट है नुस्खे अरेबिया, जिसमें गार्लिक जूस, जिंजर जूस, लेमन जूस, एप्पल साइडर विनेगर और हनी है। ये काम आता है वेट लॉस के लिए और हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए और डाइजेशन के लिए। ये एक्चुअली पुराना ही नुस्खा है, हम लोगों ने उसे बिल्कुल सलीके से बना के लोगों तक पहुंचाया है। एक्चुअली हमारा शुरू में तो ये काम था कि हम इस नुस्खे को ज़्यादा पॉपुलर करते थे, मतलब हम बोलते थे कि लोग आप ही बनाकर इस्तेमाल करो। लेकिन क्योंकि सेब का सिरका असली वो भी कम ही मिलता है, जिस तरीके से शहद है, सेब का सिरका भी असली मिलना मुश्किल है, तो हमने ये काम किया कि उस नुस्खे को हम खुद ही बनाकर बेचने लगे। अभी भी हमारे लेबल पे और कार्टून पे लिखा होता है कि अगर आप घर पे बनाना चाहें तो इस तरीके से आप खुद भी घर पे बना सकते हो। तो ये एक हमारा पॉपुलर प्रोडक्ट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है, क्योंकि सारी चीज़ें असली है और जो बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से हम लोग बनाते हैं। ये मेन प्रोडक्ट है शहद के अलावा। इसके अलावा और भी कई यूनानी प्रोडक्ट्स है जो हनी से रिलेटेड है, जिसमें कुछ हलवे है और एप्पल साइडर विनेगर और जामुन विनेगर भी हम लोग बेचते हैं, लेकिन हमारा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन शहद पे ही है। शुक्रिया नजीब साहब। तो ये हमारी सैर हासिल गुफ्तगू रही शहद के ताल्लुक़ से नजीबुद्दीन साहब से। शहद की अफादियत जितनी हमें पहले मालूम थी उससे ज़्यादा मालूम हुई। ये बात भी वाज़ेह हुई कि हर शहद एक जैसा नहीं होगा, अलग अलग फूलों से हासिल होने वाले शहद के रंग भी अलग हो सकते हैं, उसका गाढ़ापन भी अलग हो सकता है। हम फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह आपसे अगले एपिसोड में सेहतनामा के। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।